हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम जो हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक है पॉलिटी की, उसका अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। यह एनसीईआरटी की सबसे बेस्ट बात है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, उसके बारे में यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ होता है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी और समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। यहाँ पे एक कहानी दी हुई है जिसमें जो अफ्रीकी लोग थे उनके जो आंदोलन है उनके बारे में बताया गया है। यह क्या, जो अफ्रीकी लोग थे उनका रंग सांवला होता था और कुछ लोग ऐसे होते जो गोरे होते थे। तो इस प्रकार उनमें रंग भेद दिया जाता था। सांवलों को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था और जो गोरे होते थे वह उन पे अधिकार करना चाहते थे, उन पे पूरा नियंत्रण रखना चाहते थे। इसके लिए जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने आंदोलन किया था और वह उस आंदोलन में सफल भी हो गए थे। तो इस प्रकार माया की एक कहानी दी हुई है जिससे हमें यह कहानी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी कि उस समय में क्या था। दक्षिणी अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे कि भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी, तो उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिली जो अखबार की कतरनों तथा तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? माया की माँ ने समझाया कि दक्षिणी अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब होता है कि गोरे और कालों में जब भेदभाव किया जाता है, का मतलब है त्वचा चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिणी अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बंटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय व अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि वह छुआछूत अपनाते थे। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे से आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ होती थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि जो अश्वेत लोग होते थे उनके लिए जो गाड़ियाँ होती थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। उनके लिए रेल बसें अलग होती थी, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम उस समय के जो छुआछूत है उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि उनके बीच कितना भेदभाव होता था। जो अश्वेत लोग हैं, यहाँ तक कि उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं होता था। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित होती थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे यह पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं पर रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। वे अपनी भाषा जुल्लू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने
विरोध करने वाले इन लोगों को बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां चला, जिसमें से जो हेक्टर था उसको गोली लगी थी और वह मर गया था। और यह घटना 16 जून 1976 की है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस व उसके जाने माने नेता जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिल भी गई थी और दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा था। अब है भागीदारी। इसमें हम यह जाने कि हम किस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार में भाग ले सकते हैं, वोट डालकर ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों के हिसाब से ले सकते हैं। भागीदारी हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। इसमें यह दिया हुआ है कि जब सबसे पहले जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम अलग अलग विधायकों का चयन करते हैं। वो विधायक हैं जो मुख्यमंत्री तक का चुनाव करते हैं। इन विधायकों के द्वारा जो मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है, मुख्यमंत्री अलग अलग स्टेट के मिलकर, इस प्रकार हम आगे जाके प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। तो इस प्रकार यह एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो जो आम जनता होती है वह सीधी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने गए जो अन्य सदस्य होते हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुनाव करना होता है। यह 5 वर्ष की अवधि दी जाती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनते हैं। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी होता है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब हमने ये तो देख लिया कि हम वोट डालकर लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन से प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। दारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार ही होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया था। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाया कि जो लोग थे जो गवर्नमेंट में लगे हुए थे उनके द्वारा क्या किया गया, वो जब कोई भी प्रोसेस होता है तो वह गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनके जो सिग्नेचर है उसके द्वारा ही वह आगे बढ़ता है। तो लोगों ने क्या किया, जो गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लोग लगे हुए थे उन्होंने उन पे सिग्नेचर करना भी बंद कर दिया था और विभिन्न प्रकार की रैलियां और हड़तालें की गई, विभिन्न प्रकार के जुलूस को निकाला गया। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेवार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्यायसंगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। हड़तालों के द्वारा या फिर रैलियों के द्वारा सरकार का ध्यान है वह जो गलत तरीके या गलत नियम अपनाए जा रहे हैं उनकी तरफ दिलवाया जाता है, ताकि सरकार के द्वारा उन नियमों में परिवर्तन किया जा सके जिससे कि आम जनता को कोई भी प्रकार की दुविधा न हो। अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेवारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आजकल जो मेन सोर्स है हमारा वह सोशल मीडिया ही माना जाता है, चाहे वह ट्विटर हो या फिर जो मीडिया है हमारी वो हो। इस प्रकार के जो साधन है जिनके द्वारा हम जो आम जनता है वह अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती रहती है और ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र में लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता। यह तो हम भी जानते हैं, जैसे कि भारत चाहे लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसमें आम जनता का महत्व सिर्फ तभी तक है जब वो वोट डालते हैं। उसके बाद में आम जनता की जो भी परेशानियां होती है उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर वो अपनी मांगों के लिए हड़ताल या रैलियां करते भी हैं, तो भी उनके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है या फिर अन्य तरीकों से उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो भारत के जो कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जिनका अपना ही अलग ही मूल्य है, या तो वो अमीर है या फिर उनका अलग से कोई प्रसिद्धि प्राप्त है, तो उनकी जो बात है उनकी बातों को जल्दी सुना जाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे सके। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अलग अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। अब है विवादों का समाधान। विवादों का समाधान है वो सरकार के द्वारा कैसे किया जाता है। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित होता है। आमतौर पर भारत की यही मान्यता है कि अगर कोई जो आम जन है वह मिलकर हड़ताल या फिर रैलियां कर रहे हैं, तो उनको प्रशासन के द्वारा मारपीट के द्वारा ही उनको शांत किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो आपसे समझाइश भी कर लेते हैं, तो भी इसका निपटारा किया जा सकता है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेवारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करनी होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो और हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है। सबको इनको मानना पड़ता है और विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बनती है। जो हमारी पाकिस्तान और भारत है, उसके बीच जो सिंधु नदी है उसके ऊपर विवाद है। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी है उस पर भी विवाद है। वो काफी सालों से भी चल रहा है। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के जो मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य को डेल्टा के क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं।
कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का जो मेटूर बांध है वह निचली छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जाता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि कहीं मिल नहीं पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के बीच में पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब हम पढ़ेंगे समानता और न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं को से वंचित रखा गया था। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में भी घुसने तक को नहीं देता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं या फिर जिनको पिछड़ा हुआ माना जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि लड़कों। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताओगे। क्वेश्चन है कि जो अवसर की समानता है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।